हाय, मैं जलालुद्दीन नासिर। तो बच्चों, हमने दो लेसन आप लोगों को पढ़ाया है। एक बहुपद पॉलिनोमियल और दूसरा जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद तीसरा नंबर के बाद जो चौथा नंबर लेसन है वो है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चूंकि दो लेसन लगातार आप सेम सेम पढ़ चुके हैं तो तीसरा लेसन इसीलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ रखा है, ताकि जो है कुछ दिन के बाद जब पढ़ेंगे तो पुराना भी रिपीट हो जाएगा और उसको थोड़ा सा पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। और फिर जब उस लेसन को जब आप पढ़ेंगे तो आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इसीलिए उस लेसन को अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं और हम नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी इसको कहते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ये एक बहुत आसान सा लेसन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड आएंगे, तो दो ही इंग्लिश वर्ड पर आपको ध्यान देना है। एक टर्म यानी हिंदी में पद बोलते हैं, दूसरे को कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर बोलते हैं। तो बस इतना ही इसमें इंग्लिश और हिंदी में कोई फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश मतलब कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। बस अगर आप थोड़ा सा वर्ड मीनिंग जान जाएँ, थोड़ा सा वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाए, तो इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी किताब पढ़ के सवाल लगा सकता है, हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश किताब पढ़ के सवाल लगा सकता है। तो इस लेसन में हम लोग जो है आज थोड़ा शुरुआत पढ़ेंगे। ये पहली वीडियो है। इसके बाद से जो है फिर 5.2, 5.3, 5.4 उसमें काफ़ी आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। तो ये लेसन बहुत आसान है बच्चों। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले एक समांतर श्रेणी कहते किसको हैं। समांतर श्रेणी का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 2, फिर इसके बाद से 3, फिर 4, फिर 5। ये एक लगातार एक एक सीरीज चल रही है, एक श्रेणी है। इसमें जो अगर हम देखा जाए तो फर्क कितने का है, +1 का है। इसमें इसके कितने का फर्क है, +1 का है। इसमें इसमें कितने का फर्क है, +1 का है। तो यानी कि इसमें सब में एक एक का अंतर आ रहा है। तो ये जो अंतर है इसी को हम कॉमन डिफरेंस यानी डी के नाम से जानते हैं। तो ये देखो ये सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये मान लो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया यानी पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद, ये हमारा चौथा पद। तो इस तरीके से ये जो है आखिरी पद जहाँ तक हम चाहें ले जा सकते हैं, एंड टाइम ले जा सकते हैं। तो ये एक 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 श्रेणी में है, यानी कि इसका जो अंतर है वो सेम है, यानी अंतर बराबर है। तो अंतर का मतलब कि जैसे अगर हम A2 में से A1 निकालेंगे तो हमारा एक कॉमन डिफरेंस D आएगा। उसी तरीके से अगर हम A3 में से A2 निकालेंगे तो भी हमें एक ही चीज़ मिलने वाली है। जैसे हम 5 में से 4 निकालें तो हमारा 1 मिलेगा, 4 में से 3 निकालें तब भी 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएं तब भी 1 मिलेगा, है ना। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर बराबर है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो बस बच्चों, इससे रिलेटेड हमको कुछ सवाल पढ़ने हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही। इसके बाद से इसमें ये आएगा कि nth टर्म यानी nवां पद, जिसको हम nth टर्म कहते हैं, यानी nth टर्म बोला जाता है ना, यानी nवां पद बोला जाता है। तो nवां पद के लिए जो है क्या फार्मूला होता है कि अगर हमको nवां पद निकालना हो, उस वक्त तक बताना हो कि उसमें कौन सा पहला पद है, कौन दूसरा पद है, या पूरे श्रेणी में यानी पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो है कितने टर्म्स हैं, इन सब का पता करने के लिए जो है एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं कि nth टर्म के लिए एक फार्मूला बना, ठीक है। वो ये फार्मूला है, यानी कि an का मतलब होता है nवां टर्म, nवां पद। तो पहला पद, ये इसको हम कहते हैं पहला पद, और ये n जो होता है वो संख्या कहलाता है कि कितना पद है ना, उस पदों की संख्या है। तो चूंकि हमको ये आज के वीडियो में इसको नहीं पढ़ाना है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इस फार्मूले पर बात करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला जो है आपका इस लेसन में बस ये इस्तेमाल होने वाला है। और इस बुक और एक ये जो है ये सम मतलब कुल योग को दिखाने वाला भी एक फार्मूला है, आता है इसमें। तो इस फार्मूले पर भी हम लोग जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। और इसके अलावा भी एक और फार्मूला है।
तो इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और हम उस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इतना बता देते हैं कि इसमें कुल मिला जुला के जो है बस यही एक दो फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक और फार्मूला आता है, उस फार्मूले को मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो फार्मूला होता है ए प्लस ए एन, यानी ए प्लस ए एन। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यानी प्रथम पद और प्लस जो है अंतिम पद, यानी ये हर आखिरी पद को हम अंतिम पद को लास्ट टर्म को ए एन के शक्ल में दिखाते हैं। तो कुल मिला जुला के ये दो फार्मूले का हम यूज करेंगे और पूरे लेसन यानी पूरा लेसन इसी पर आधारित, इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी पर ही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ये पता करने की सवाल को कैसे लगाना है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि हमको क्या चीज़ करना है। हमको अगर एपी मालूम करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें अगर ए दिया है तो उसमें अगर हम डी जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला यानी दूसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यानी A1 में डी जोड़ देंगे तो A2 मिल जाएगा। फिर A1 में अगर हम 2D जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। फिर A1 में अगर हम 3D जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, चौथा पद यानी A4 मिल जाएगा। तो कुछ नहीं है इस लेसन में, बहुत आसान सा लेसन है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग लेसन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेसन का ये पहला क्वेश्चन है 5.1 और इसको हिंदी में चाहे इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है। वैसे आप इंग्लिश NCERT ही है तो NCERT जिनके पास इंग्लिश बुक है वो इंग्लिश देख लें। इसमें बस इतना बताना है कि क्या ये जो दिया गया है, ये जो लिखा गया है, क्या ये AP है, अगर है तो क्यों है, बस इतना बताना। तो देखो बच्चों, AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर 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 A2 माइनस A1 की वैल्यू D और A3 माइनस A2 बराबर D, यानी अगर ये दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि ये AP में है, यानी कॉमन डिफरेंस अगर सबका बराबर है तो इसका मतलब है कि ये AP में है, और नहीं है तो नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी हर 1 किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है वो 15 रुपये है। देखो लिखा है प्रति किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। यानी हम पहला किलोमीटर जब चलेंगे तो हम 15 रुपये देंगे, लेकिन जब हम उसके बाद जय किलोमीटर भी चलेंगे हमको 8 रुपये उसमें क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 8 रुपये अब हमको और ज़्यादा देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बस यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर जो चीज़ें दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार में उसी चीज़ को हमको क्या लिख देना है और कुछ भी नहीं लिखना है। यानी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा पहला पद है वो है कितना, 15 रुपये। ठीक है, और इसमें जो अंतर आ रहा है यानी 8 रुपये का अंतर है, समझ में बात आ रही है। तो जो हमारे पास मतलब अगला अतिरिक्त किराया है वो कितना है, अगर हम अतिरिक्त को D से दिखाएं तो वो कितना है, यानी कि अंतर कितने रुपए का, 8 रुपये का अंतर बता रहा है। तो कह रहा है कि क्या यह AP में है या नहीं है। तो इसमें करना क्या है आपको ये करना है कि A1 की बराबर लिखना है 15। ठीक है, फिर A2 बराबर आपको लिखना है 15 में कितना जोड़ा जा रहा है, अगले के लिए 8 रुपये। तो ये कितना हो गया, 15 वाट 23 रुपये हो गया। ठीक है, 15 वाट कितना होता है, 20, तो ये हो गया 23 रुपीज़। फिर आप तीसरा लिखें यानी कि 15 प्लस 28 यानी कि 8 प्लस 8 है ना। अब 2 किलोमीटर और गया तो 8 रुपये और जुड़ गए, यानी कि अब कितने हो गए आपके, कितने हो गए, 31 रुपीज़ हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब तो ये आपने कम से कम 3 निकाल लिया। अभी आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या यह कॉमन डिफरेंस है, AP में है कि नहीं है। तो आपको यहाँ चेक ये करना है कि A2 माइनस A1 बराबर लिखना है। तो A2 माइनस A1 क्या है, A2 हमारे पास है 23 रुपये और A1 हमारे पास है 15 रुपये, यानी इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास 8 रुपये आता है। ठीक है, फिर हमको लिखना है A3 माइनस A2 और ये कितना है, A3 हमारे पास है 31 रुपीज़ और A2 हमारे पास है 23 रुपीज़। ये भी कितना आ रहा है, 8 रुपीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का कॉमन डिफरेंस, यानी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अगर हम इस तरीके से कर लें तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों का सार्वअंतर बराबर है। सार्वअंतर क्या है, बराबर है। तो जब यानी कि देयर आर दैट कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, बस इतना लिखना, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देन इट इज एन AP, और कुछ नहीं लिखना, यानी दोनों का सार्वअंतर बराबर है इसलिए।
इसलिए है ना, इसलिए लिखा नहीं जाता, इसलिए यह एक AP है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यह एक समांतर श्रेणी है या AP है। समझ में बात आ गई? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि थोड़ा सा ये दोनों सवाल को समझाने में मुझे आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इस सवाल को समझने में थोड़ा आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझिए गौर से, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आपको लगेगा, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बहुत आसान। देखिए लिखा हुआ है कि कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर खाली होता है तो जाहिर सी बात है उसमें एयर फिल होती है, यानी एयर तो भरी होती है, हवा भरी होती है। अब कह रहा है कि हमको उसमें से वायु निकालने वाला पंप, हवा निकाला जाता है, तो हर बार वो बेलन में, यानी कि जो बेलन सिलेंडर है उसमें हवा का 1/4 ही बाहर निकाल पाता है। समझिए ज़रा, अगर 100 लीटर था, मैं एक्चुअली एक बता रहा हूँ कि एक टंकी, उसमें 100 लीटर पानी है, तो इसमें से 1/4 निकाल लिया गया, यानी कि 25 लीटर निकाल लिया गया। अब हमारे पास कितना बचता है? 75 लीटर बचता है। नेक्स्ट टाइम फिर 75 का 1/4 निकाला गया, यानी कि इसका चौथाई हिस्सा निकाला गया। तो आप समझ सकते हैं इसका चौथाई हिस्सा कितना होगा। सोचिए, 75 लीटर का चौथाई हिस्सा आप काट दीजिए यहाँ से, तो 4 एकम में 4 और 4/32, है ना, और 4/28, यानी कि लगभग 18.5 लीटर। तो 18.5 लीटर अगली बार निकाल लिया गया। तो अब आप ये सोचिए कि पहली बार में 25 लीटर आ रहा है, दूसरी बार में 18.5 लीटर आ रहा है, तीसरी बार में अगर हम 75 में 18.5 लीटर निकल गया तो कितना बचा बताओ। 75 में 18.5 निकाल लिया आपने, तो लगभग 48, 47, 7.5 बना, फिर इसका 1/4 निकाला गया, तो अब और कम हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों का डिफरेंसेस है वो तो सेम नहीं है। समझ में बात आ रही है? इसका मतलब है कि ये AP में नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं दिखा सकते, हमको इसको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हिंदी में मैं लिखना चाहूँ तो हिंदी में लिख देता हूँ, आप इंग्लिश में लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बी Y, ठीक है, या हिंदी में लिख लेंगे, माना बेलन का आयतन Y है, ठीक है, माना बेलन का आयतन लिख लें, और चाहे हम ये लिख लें कि बेलन में हवा का आयतन, ठीक है, Y यूनिट है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी Y यूनिट। क्लियर? अब इसमें पहली बार में 1/4 निकाल लिया गया, जरा समझो। तो ये देखो, ये हमारा A1 तो हो गया Y। क्लियर? अब A2 क्या है? Y का, यानी Y का 1/4 निकाल लिया गया, तो कितना बचा बताओ। Y में से 1/4 निकाल लिया गया तो 3/4 Y बचा, या एलसीएम ले लो। नहीं समझ में बात आ रही है? यहाँ 4, अरे भाई छोटे क्लासेस में ये सब सवाल पढ़ाए जाते हैं। ये हो गया 4Y माइनस वाई, 4Y में से 1Y गया, 3/4Y। तो ये बचा 3/4Y, यानी कि हमारा जो A2 हुआ, A2 कितना? A2 हमारा हुआ कितना? 3/4Y। A1 हुआ हम लोग का Y, ठीक है, और A2 हुआ हम लोगों का 3/4Y। समझ में बात आ रही है? अब A3 क्या है? A3 ये है कि 3/4Y तो हमारे पास बचा। अब इस सॉरी यार, ये हम हमेशा गलत लिख देते हैं। ये 3/4Y जो है हमारे पास वॉल्यूम बचा। अब इस 3/4 का सोचो, यानी कि इस 3/4 में से भी 1/4 निकाल लिया गया, यानी 3/4 का 1/4 क्या किया गया? बाहर निकाल लिया गया। तो जब 3/4 का 1/4 बाहर निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास कितना बचेगा? समझिए, तो इसमें से यानी कि 3/4Y का 1/4 निकाल लिया गया, का मतलब मल्टीप्लाई। तो बताओ इतना निकाल लिया गया तो बचा कितना? अब यहाँ पर देखो, एलसीएम हम लोग पास होता है 16, ये 4 चौको 16, तो 4 चौको 16, 4 तिहाई 12Y, ठीक है, माइनस 3 एकम में 3, यानी हमारे पास कितना बचा? 9, ये Y, 9Y/16। समझ में बात आ रही है? तो ये हमारा हो गया A3। अब हम चेक कर लें कि क्या A1, A2, A3 बराबर है, क्या इसका कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो हम यहाँ पर A2 माइनस A1 करके देख लेते हैं। हमारा A2 है 3/4Y माइनस Y, ठीक है। अब इसको ज़रा अगर हम घटाते हैं, 3/4Y में से -Y घटाते हैं तो हमारा माइनस Y/4 बचता है, ठीक है। एलसीएम ले लो 4,
तो 3y माइनस 4y यानी माइनस y/4 बचता है। और अगर हम A3 में से A2 निकालते हैं तो A3 हमारा क्या है 9y/16 माइनस A2 हमारे पास क्या है 3/4y, कितना है 3/4y। इसको अगर हम लेस करते हैं तो यहाँ 16 एलसीएम हो जाएगा, तो हमारा कुल मिला के -3y/16 बचता है। क्लियर। तो ये बताइए आप लोग कि अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह AP में नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन AP। इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट एन AP। इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अतः यह AP नहीं है। समझ में बात आ रही है, बहुत आसान है। मतलब क्या हुआ कि हमको ये बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरा फिर से समझ लो। बेलन यानी बेलन सिलेंडर में हमारा y यूनिट एयर थी, 1/4 हमने निकाल लिया, तो कितना बचा 3/4y बचा। ठीक है, अब इस 3/4y एयर में से फिर 1/4 एक बार इंजेक्शन डाला, पंप डाला, फिर हवा खींचा, तो 3/4y का 1/4 जब निकालेंगे तो 3/4y में से ही ना निकालेंगे, तो उसको लेस किया तो हमारे पास ये बचा। अब इसमें से दोबारा से निकाला गया 1/4, समझ रहे हैं बात। तो इसमें से जब हम दोबारा से निकालेंगे तो हम अगला पा जाएंगे, A4 पा जाएंगे, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं, हमको यहीं से काम चल रहा है। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोद रहा है कोई। ठीक है, हर मीटर की खुदाई में 150 रुपये लागत आ रही है। ठीक है, लेकिन बाद में पहले तो खुदाई की लागत 150 रुपये, पहले मीटर के लिए कहा भैया कि हम फरुआ चलाएंगे तो 150 रुपये लेंगे फवाड़ा चलाने का, लेकिन उसके बाद हर मीटर की खुदाई पर 50 रुपया भैया हमको ज़्यादा चाहिए। समझ में बात आ रही है, यानी पहला मीटर खोदा तो 150 रुपये, बाद में 50-50 रुपया उसने कहा जाए मीटर खोदेंगे, तय बार 50-50 रुपया बढ़ेगा। तो ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है पहली बार खोदने पर। तो A1 लिख लो डायरेक्ट। A1 कितना हम लोग के पास है 150 रुपये है, कितना है 150 रुपये। ठीक है, और जो हमारे पास D है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस D है वो 50 रुपये है। समझ में बात आ रही है, तो हम यहाँ पर D ना भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, हर खुदाई में 50 रुपया बढ़ रहा है, इसलिए प्रश्नानुसार पहली बार में है ना, पहली बार 150 रुपये, फिर दूसरी बार कितना 150 और 50 यानी कितना रुपए 200 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ तीसरी बार थर्ड टाइम, इंग्लिश वाले लिख लेंगे थर्ड टाइम 200 + 50 इक्वल टू 250 रुपीज़। ठीक है, तो ये इसको कर लीजिए A1, ये कर लीजिए A2, ये कर लीजिए A3। क्लियर। अब आप चेक कर लीजिए A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A3 माइनस A2 इक्वल है A2 माइनस A1 के, इसलिए हेंस इट इज एन AP, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, उतार लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपये है। मिश्र धन बोले जानते हैं, अमाउंट उसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं, और मूलधन को क्या बोलते हैं, मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हमको ये बताया जा रहा है कि कैसे हम मिश्र धन को मालूम होगा, जबकि 10,000 रुपये की राशि, यानी हमारा P जो है वो है 10,000 रुपीज़। कितना है 10,000 रुपीज़। ठीक है, और इसमें 8% यानी जो रेट है वो R जो है वो है 8%। ठीक, बात समझ में आ रही है। चक्रवृद्धि ब्याज का आप जानते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है P × 1 + R/100 का पावर n होती है। समझ में बात आ रही है, P × 1 + R/100 का पावर n होता है।
यानी हर साल के लिए। तो सबसे पहले हम क्या, अब इसी को हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसी को हम हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप लिखिएगा चक्रवृद्धि, हिंदी वाले चक्रवृद्धि ब्याज लिख लेना, और क्या करोगे, बस इतना ही कर लेना। नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखोगे तो कोई काटेगा नहीं, ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे रहा है तो क्या वह AP में है कि नहीं है। तो चलो हम लोग कुछ क्या काम करते हैं कि इसको निकालते हैं। तो देखो हमारा पहला A1 कितना होगा, पहला तो हम लोग का होगा 10,000 रुपये, ठीक है, पहला तो हमने ये जमा किया। A2 क्या होगा, 10,000 रुपये पहला, 1 प्लस R कितना 8% है, तो 8/100, ठीक है, 1 प्लस 8/100। तो अब आप सोचिए कि इसका LCM लेंगे तो ये 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108/100, यानी 10,000 मल्टीप्लाई 108/100, 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो 10 ये आ रहा है, इतना रुपीज़। ठीक है, बात समझ में आ रही है। A3 निकाल लीजिए, A3 क्या होगा, A3 कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे भाई। ये देखो ये हो गया पहले वर्ष का, मतलब अभी जमा किया तब, फिर ये पहले वर्ष का, अभी हम अगले वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ 10,000 तो वही रहेगा, 1 प्लस 8/100 भी वही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 10,000 और मल्टीप्लाई 108/100 का 2 बार कर देंगे, 2 लिखा हुआ है तो 2 बार कर देंगे, 108/100। तो ये 4 0 से 4 0 मर गया, 108 का 108 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आंसर कितना आएगा, गुणा कर लिए, ठीक है, मैं गुणा किए हुआ हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कितना आएगा, 11,664, ठीक है। तो ये 11,664 रुपीज़ आएगा। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि क्या ये AP में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10,08,008 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 800, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और A3 माइनस A2 बराबर 11,664 माइनस 10,08,000, घटाओ तो ज़रा, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 6, और यहाँ 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पर कितना बच रहा है आप लोगों का, 864 रुपये बच रहा है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर है नहीं है, यहाँ लिख देंगे A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह AP में नहीं है। अच्छा बच्चों, पिछले क्वेश्चन में मैं समझ नहीं पाया कि मैंने ये नॉट लगाया था कि नहीं लगाया था, जो पिछला सवाल आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं लगाया था तो यहाँ पर आप कट का निशान लगा लीजिएगा, हो सकता है मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है, मैंने डिलीट भी मार दिया है, तो ज़रा चेक कर लीजिएगा। जो AP में नहीं होगा तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, या AP नहीं है, या AP में नहीं है, या AP नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि यह AP नहीं है, क्लियर। तो चक्रवृद्धि ब्याज AP में नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर नहीं होगा तो कट का निशान होगा, और अगर होगा तो कट मत करिएगा, क्लियर। तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि हम इसको भी क्या करें, डिलीट मार सकें।